नोटिफिकेशन में। BCW 3.0 एडीओ का पहला टेस्ट आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये टेस्ट फरवरी में ही स्टार्ट हुआ, लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है BCW की तरफ से। इसका PDF चाहिए आपको तो परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ नाम लिख देता हूं मैं, परीक्षा वाटिका। और इस परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा आपको इसी कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में जाइए या डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसको देखने को मिल जाएगा। साथियों, जो पहली बार जुड़े हो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नए वीडियो टेस्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। फटाफट सारे लोग सेशन को लाइक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। हमारा पहला प्रश्न है, अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण दोलन करते हैं, किस तरह से दोलन करेंगे? ये तरंग प्रसार के लंबवत होते हैं। विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और अनुप्रस्थ तरंग जो होते हैं ना, माध्यम में कण तरंग परिसंचरण की दिशा में लंबवत दोलन करेंगे। अगर उदाहरण में लिया जाए तो जल सतह जो होता है, तरंग और प्रकाश तरंग दोनों शामिल होगा इसमें, तो ये ना उनको अनुदैर्घ्य तरंग से अलग कर देता है, जहां दोलन तरंग गति के समानांतर काम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। सौर सेल निर्माण के लिए प्रायः उपयोग होने वाली सामग्री निम्नलिखित में से है, कौन सा यूज होता है इसमें? इसमें मुख्य रूप से सिलिकॉन का यूज किया जाता है और इसमें ना फोटोवोल्टिक इफेक्ट के माध्यम से विद्युत उत्पन्न होता है और सिलिकॉन ना प्रचुर मात्रा में यहाँ उपलब्ध होता है और किफायती भी है, कुशल भी है, इसलिए सौर पैनल में इसका उपयुक्त यूज किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए। एक लिफ्ट में जो एक समान त्वरण से नीचे की ओर गति कर रही है, किसी व्यक्ति का आभासी भार होगा। इसका आभासी भार क्या होगा ये पूछा जा रहा, तो सिंपल सा इसका जवाब हो जाएगा विकल्प सी, व्यक्ति के स्थिर होने पर भार से कम होगा। ठीक है, आभासी भार बराबर सूत्र क्या होता है? W = m × G - A। ठीक है, ये फॉर्मूला हो सकता है पूछा जाए एग्जाम में, आप लोग इसको कंठस्थ याद कर लीजिए। साथियों एक जानकारी आप लोग को देना है, जो बच्चे बीएड करना चाहते हैं, यूपी से बीएड करना चाहते हैं, उनके लिए एक खास इंफॉर्मेशन है। यूपी से बीएड आपका हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपए में। नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, नंबर है 8676934039। ये पहल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दलाल लोग आपसे 80 से 85,000 रुपए लेते हैं, फिर एग्जाम फी, रजिस्ट्रेशन फी, XYZ करते हुए आप लोग को लगभग 1.25 लाख का चक्कर लगा देते हैं। यूपी से बीएड होगा, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। एंट्रांस एग्जाम का फॉर्म आ गया है, 10 फरवरी से 10 मार्च तक फिल होगा ये फॉर्म, जाकर के फिल कीजिए और इस नंबर पर हमें भेज दीजिए अपना सारा डॉक्यूमेंट। आपका एडमिशन 60,000 में ही हो जाएगा, टोटल फी इतना ही लगेगा, इससे एक्स्ट्रा एक भी रुपया नहीं लगेगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा प्रश्न है हमारा, जब ध्वनि तरंग वायु से जल में प्रवाहित होती है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म परिवर्तित होगा? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होना चाहिए, आवृत्ति में तो नहीं होगा भाई, तरंग दैर्घ्य में भी केवल नहीं होगा। और देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। केवल वेग से इसमें भी नहीं होगा, इसमें क्या होगा? तरंग दैर्घ्य वेग दोनों होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। जब ध्वनि जल में प्रवेश करी, के भी मैंने ऊपर भी बताया, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह ध्वनि के स्रोत द्वारा निर्धारित होता है। हालांकि जल जैसे सघन माध्यम में ध्वनि की गति बढ़ने पर उसका वेग बढ़ेगा, तो क्या होगा? तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला उस समय क्या हो जाएगा? यहां पर मैं लिख देता हूं, तरंग दैर्घ्य = वेग अपॉन आवृत्ति। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो क्या होगा? तरंग दैर्घ्य यहां पर क्या होगा? बढ़ेगा, और वेग और तरंग दैर्घ्य दोनों में क्या होगा? परिवर्तन होगा। आवृत्ति क्या होगा? आवृत्ति कांस्टेंट रहेगा, वेग भी बढ़ेगा, तरंग दैर्घ्य भी इसमें गतिमान रहेगा। अगला देखिए, बउआ वाला प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर डैश वाट के बराबर होता है। आसान सा जवाब हो जाएगा, 746 वाट के बराबर होता है, यानी कि 1 हॉर्स पावर 1 HP = 746 वाट। ठीक, पृथ्वी पर पलायन वेग लगभग होता है 11.2 सेकेंड, 2 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। विकल्प सी आसान सा जवाब होगा। V = √2gm/r, ये फॉर्मूला याद रखना आप सभी को। आगे देखिए, टॉर्च में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग प्रकाश की एक प्रबल समांतर किरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? इसमें जो यूज होता है ना, अवतल दर्पण का यूज हो जाता है, और उत्तल दर्पण क्या करते हैं? किरण को फैलाते हैं, इसलिए वो यूज नहीं होगा। ठीक है, ये यूज नहीं होगा। आगे देखिए, विद्युत क्षेत्र की बलरेखाएं कभी नहीं करते हैं। यहां पर नहीं को नोट कीजिए, बताइए क्या नहीं करेंगे? तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है, एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तो इसका अर्थ यह होगा कि क्षेत्र की 2 दिशाएं क्या होगी? एक ही बिंदु पर सेंटर्ड होगी, जो कि यहां पर ये क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, इम्पॉसिबल। अब यहां पर यह ना सोचना कि इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल छिपा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस सकारात्मक से प्रारंभ होगा और निगेटिव पर समाप्त हो जाएगा। ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और निगेटिव पर जाकर के क्या हो जाएगा?
इंड हो जाएगा, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड टू नेगेटिव। ओके, आगे देखिए साथियों, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना, इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन दिया गया, आप लोग परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर लिंक दिया हुआ होगा कमेंट बॉक्स में, नहीं तो ज्वाइन कर लीजिए, जाकर के टेलीग्राम पे सर्च कीजिए परीक्षा वाटिका। ठीक, आगे देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करेगा? तो ये लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, सामग्री की प्रकृति, ये सारे पर डिपेंड करेगा। उपर्युक्त सभी जवाब हो जाएगा विकल्प डी। ओके, ये सारे पर डिपेंड करता है ये। और मान लीजिए प्रतिरोध बराबर क्या होता है? PL/A होता है, जहां पर P प्रतिरोधकता होता है और पदार्थ की प्रकृति भी यहाँ पर क्या होता है? P होता है। L की बात किया जाए तो L क्या हो जाएगा? L यहाँ पर हो जाएगा लेंथ हो जाएगा। ठीक, A क्या होगा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाता है। इसलिए क्या होगा? प्रतिरोध इन तीनों कारक पर डिपेंड करेगा, और अधिक लंबाई प्रतिरोध बढ़ाएगी और अधिक क्षेत्रफल इसे कम करता है, और पदार्थ की प्रतिरोधकता जो होती है इसी पर निर्धारित हो जाती है। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एकलक है जिसका उपयोग पॉलिथीन बनाने में किया जाता है? इस एकलक का नाम है इथिलीन। ठीक है, इथिलीन हो जाएगा, एथिलीन या इथिलीन कह लीजिए। विकल्प ए वाला राइट आंसर होगा C2H4। ठीक है, एथिलीन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। आगे देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया तब होती है जब, ये कब होगी? तो ये अभिक्रिया तभी होगी जब एक अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा। तो विकल्प बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर उदाहरण ले लेते हैं, मान के चलिए HCl है प्लस यहाँ पर NaOH के साथ इसका अभिक्रिया कराएंगे तो क्या निकल के आएगा? NaCl प्लस H2, हाइड्रोजन यहाँ पर मुक्त हो जाएगा। और यह प्रक्रिया जो होगा अभिकारक के अम्लीय और क्षारीय गुण को उदासीन कर देगा, और रसायन विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया में से एक गिना जाता है ये वाला। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखिए, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से उदाहरण है किसका? तो ये ऑक्सीकरण का उदाहरण हो जाता है। विकल्प बी राइट आंसर है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, पेप्टाइड बंधों का निर्माण निम्नलिखित अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। पेप्टाइड बंध कैसे बनेंगे? ये बनेंगे दो अमीनो अम्ल का एक अमीनो समूह और एक कार्बोक्सिल समूह होगा, तब जाकर के बनेगा। अमीनो समूह जो होता है ना, माइनस ये हो जाएगा, एक बंध के साथ NH2 हो जाता है। और कार्बोक्सिल समूह की बात कही जाए तो COOH कार्बन बंध के साथ हो जाता है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और प्रोटीन संश्लेषण के दौरान पेप्टाइड बंध तब बनेंगे जब एक अमीनो अम्ल का अमीनो समूह जो होगा दूसरे अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिल समूह के साथ अभिक्रिया करेगा, जिससे एक जल का अणु मुक्त हो जाएगा, जो संघनन अभिक्रिया कहते हैं ना, वही जल मुक्त हो जाता है, और सहसंयोजक अमीनो अम्ल के श्रृंखला में जुड़ जाएगा, जिससे पेप्टाइड और प्रोटीन बनता है। और ये क्या होता है? हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में सबसे अधिक घुलनशील होती है? इस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। विकल्प सी आसान सा जवाब हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण का उदाहरण इसमें हो जाएगा जल में रेत। ठीक है, विकल्प सी। दर्द से राहत पाने के लिए किस वर्ग की दवाओं का उपयोग किया जाता है? ऐसी दवाओं को एनाल्जेसिक कहा जाता है, एनाल्जेसिक। विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। आमतौर पर सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द होता है ना, और हल्के मध्यम दर्द की स्थिति में इसका यूज ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वसा अम्लों की डैश के साथ अभिक्रिया से साबुन का निर्माण होता है। देखिए बच्चों वाला प्रश्न है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। विकल्प बी वाला यहां पर सही हो जाएगा। आगे देखिए, LPG में मुख्य रूप से शामिल है, क्या क्या शामिल होता है? जिसमें ब्यूटेन और प्रोपेन शामिल होता है। पहला विकल्प राइट आंसर। ये सब इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी फुल टॉस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला देखिए, हीमोफोबिया एक प्रकार का भय है। ये जो भय होता है ना, ये रक्त भय हो जाता है, और ये क्या होता है ना कि रक्त का तीव्र और तर्कहीन अक्सर गंभीर भय बन जाता है। जो शब्द है ना, ग्रीक शब्द में जो हैम होता है ना, हैम, ठीक है, हैम शब्द जिसका अर्थ होता है रक्त, ग्रीक वर्ड है ये हैम जो है ना, कौन सा वर्ड है? ये ग्रीक वर्ड है, इसी से बना है। ठीक है, तो इसमें और जोड़िए फोबस, फोबोस जोड़ देंगे। ठीक है, हीमोफोबिया इसी से मिलकर बना है, हैम प्लस फोबस। ठीक है, और फोबस का मतलब क्या होता है? भय। यही पूछा जा रहा है। होमोफोबिया एक प्रकार का भय है, तो रक्त का भय होता है। निम्नलिखित में से किस समूह के सदस्यों को प्रायः लाल शैवाल कहा जाता है? ठीक है, लाल शैवाल कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा रोडोफाइसी हो जाएगा। अगला देखिए, शैवाल प्रस्फुटन निम्न में से परिणाम स्वरूप होता है। किसके परिणाम स्वरूप होगा ये शैवाल प्रस्फुटन? ये होगा ना सुपोषण के कारण होता है, सुपोषण के कारण। अब देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ दिया गया है, सुपोषण। चलिए ऑप्शन में दिया गया है, अगर नहीं दिया रहता तो सुपोषण क्या होता है? कोई ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जल निकाय जो होगा पोषक तत्व
विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ समृद्ध हो जाएगा। और पोषक तत्व क्या होगा, कृषि अफवाह, जो उर्वरक होते हैं, खाद होते हैं, जो सीवेज बनता है, निर्वहन और औद्योगिक अपशिष्ट जैसी जो मानवीय गतिविधि होते हैं, यहीं से बन के आता है। अतिरिक्त पोषक तत्व क्या होंगे, तो शैवाल और साइनोबैक्टीरिया, जिसे प्राय गलती से नीले हरे शैवाल भी कहे जाते हैं, इसके लिए एक विशाल उर्वरक के रूप में कार्य करेंगे, जिससे उनकी तीव्र और अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी और शैवाल प्रस्फुटन के रूप से जाना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संधि मानव गर्दन को सिर से जोड़ता है? ये कौन सी संधि होगी? ये वाला हो जाएगा पिवट संधि हो जाएगा, जो मानव को जोड़ेगा। C1 या एटलस कहा जाता है इसको, C1 या एटलस के नाम से भी जाना जाता है। आंतों के जीवाणु मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करते हैं? ये संश्लेषण करेंगे विटामिन के का। पहला विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सामूहिक रूप से आंत जो होता है माइक्रोबायोटा के रूप में जाना जाता है, और बैक्टीरिया कई लाभकारी कार्य भी करते हैं, जिसमें कुछ विटामिन का संश्लेषण भी होता है। और खास करके विटामिन के, विशेष रूप से विटामिन K2 जो होता है, इसकी इंपॉर्टेंट मात्रा जो होती है, इसका यहाँ पर उत्पादन होता है, बाद में शरीर द्वारा रक्त का थक्का जमने में भी इसका उपयोग करने के लिए अवशोषित कर लिया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो ये हो जाएगा विकल्प बी, विटामिन सी, आसान सा जवाब। साथियों एक चीज ध्यान रखना है, एडीओ एग्जाम में साइंस वाला पार्ट और करंट अफेयर्स वाला पार्ट ये मेजर रोल निभाएगा। यहीं पर बच्चे फंसेंगे, बाकी सब्जेक्ट में जितना सबसे बनेगा उतना आपसे भी बनेगा। चलिए आगे देखिए, ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करने में सहायता करता है? ये हो जाएगा विकल्प बी, मेलाटोनिन हो जाएगा, सॉरी मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का जो प्राइमरी वर्क होता है ना, प्रकाश और अंधेरे से दैनिक चक्र से संबंध में जानकारी देना होता है, और इस प्रकार ये जो होता है सर्केडियन लय होता है और नींद से जागने के चक्र को विनियमित करने में हेल्प करता है। चलिए आगे देखिए, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यकाज को नियंत्रित करती है। इसका नाम हो जाएगा विकल्प डी, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। अगला देखिए, ग्लोमेरुलस और बोवन कैप्सूल शरीर के किस अंग का भाग होगा? तो इसका नाम है विकल्प बी, वृक्क। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत गवर्नर जनरल के पद को किस पदनाम से प्रतिस्थापित किया गया? सही जवाब इसका हो जाएगा वायसराय, पहला ही विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। वुड का 1854 का डिस्पैच किस नीति से संबंधित है? वुड डिस्पैच के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, शैक्षणिक विस्तार इसमें किया गया था, विकल्प डी राइट आंसर होगा। 1854 का मामला है, भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई थी, जिसमें प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक शैक्षणिक संस्थान की एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था स्थापित करने की सिफारिश हुई थी और अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया था। इसे ना अक्सर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्राइमरी स्तर पर लोकल लैंग्वेज में, और जो यूनिवर्सिटी लेवल था वहां पर इंग्लिश में पढ़ाने की बात कही गई थी। चलिए आगे देखिए, 1861 तीसवां ही होगा ना, हाँ सही है। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने कौन सी प्रशासनिक विशेषता को लागू किया? इसका नाम हो जाएगा भारतीय सदस्यों वाली विधान परिषदें, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। 1861 का मामला है ये। ठीक। आगे देखिए, 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ने किन शहरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की? सही जवाब हो जाएगा, यह स्थापना हुआ था कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। यहाँ पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास हो जाएगा विकल्प डी वाला। क्लियर है? और कब कहां पर हुआ था ये आप लोग कमेंट करना, कलकत्ता, बंबई, मद्रास में कब हुआ था। 1898 में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित किस संस्था ने भारतीय शिक्षा को बढ़ावा दिया? ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 1858 बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है। इसका उद्देश्य होता है आधुनिक वेस्टर्न एजुकेशन प्रदान करने के साथ साथ पारंपरिक हिंदू मूल्य और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। बाद में यही कॉलेज अभी बीएचयू के नाम से जाना जाता है। बीएचयू की स्थापना हुई, इसी का आधार बना। सिख धर्म को शुद्ध करने के उद्देश्य से 1873 में किस सिख सुधार आंदोलन की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर होगा सिंह सभा आंदोलन, विकल्प बी आसान सा जवाब है। 1873 का मामला है, जहां पर इसको पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से चलाया गया था। इसका उद्देश्य था कि ईसाई धर्म और अन्य धर्म के बढ़ते प्रभाव का प्रतिकार करके सिख शिक्षा, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। जो सिख धर्म के शिक्षा थे, इनके साहित्य थे, इनकी संस्कृतियों को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला होगा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 34 देखना है ना। 1868 में स्थापित कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रवाद की एक प्रमुख आवाज बन गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा स्थापित किया गया था। नाम यहां पर लिख दिया जाए तो बेहतर रहेगा, शिशिर कुमार घोष। और कौन थे इसमें शामिल? मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष इन दोनों के द्वारा 1868 में अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गई थी। यह राष्ट्रवादी समाचार पत्र था और अपने मजबूत ब्रिटिश विरोधी रुख के लिए जाना जाता था। यह समाचार पत्र जो था ना, अंग्रेजी पत्रकारिता या फिर अंग्रेजी शासन का विरोध करता था और औपनिवेशिक कुशासन को उजागर करता था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा देने में इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान रहा था अमृत बाजार पत्रिका का। इसीलिए एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है अमृत बाजार पत्रिका के बारे में। इसकी स्थापना इन दोनों महोदय के द्वारा किया गया था। कब? 1868 ईस्वी में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम सुधार आंदोलन का उद्देश्य पाश्चात्य प्रभावों को अस्वीकार करके इस्लाम को शुद्ध करना था? राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प सी, देवबंद आंदोलन। विकल्प सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। जो मुस्लिम बुद्धिजीवी थे ना, इनके भी सुधारवादी आंदोलन हुआ था। इसका उद्देश्य था जो पाश्चात्य प्रभाव है ना, जो वेस्टर्न इफेक्ट है, इसको अस्वीकार किया जाए और पारंपरिक इस्लामी शिक्षा जो है, जो इस्लाम में हदीस और कुरान होता है ना, हदीस प्लस कुरान, जो व्हाट्सएप सेशन चलता है हमारा, वहां पर हदीस कुरान के बारे में विस्तृत चर्चा भी किया था मैंने। जो बच्चे मेगा मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किए, मेगा मॉक टेस्ट को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए आज ही। अभी 4 ही टेस्ट हुआ है मेगा मॉक टेस्ट में और ये नंबर है, इस पर ज्वाइन कीजिए जाकर 8676934039। अभी ऑफर चल रहा है 199 का, इसको ज्वाइन कर लीजिए आज ही। आगे देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। तो इसका नाम है मार्ले मिंटो सुधार या मोर्ले मिंटो सुधार। विकल्प बी हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। ठीक है, कब का है ये? 1909 का मामला है। अब देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, फिट्स इंडिया अधिनियम और भारत शासन अधिनियम कब का है? कमेंट करना आप लोग या फिर पढ़ लेना जाके। ब्रिटिश औद्योगिकरण विरोधी नीति से मुख्य रूप से किस भारतीय उद्योग को प्रभावित किया? तो यहाँ पर देख लेते हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। इसने सबसे ज्यादा इफेक्ट किया था वस्त्र उद्योग को। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। जो ब्रिटिश सरकार की नीति थी, जैसे कि भारतीय वस्त्रों पर शुल्क लगाने कारण बन गया था। जो स्थानीय कारीगर थे, इनका पतन हो रहा था और भारत का कभी समृद्ध रहा कपड़ा या वस्त्र का क्षेत्र जो है बर्बाद हो रहा था। इसके लिए ये चीज लाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1921 में, यहाँ पर पहले से कट हुआ है ना, चलिए कोई बात नहीं। 1921 में स्थापित किस संस्थान ने समग्र शिक्षा पर जोर दिया? ये जोर देने वाले कौन थे? कहाँ सा? विश्वविद्यालय, भारती विश्वविद्यालय था ये वाला। ये ऑप्शन हो जाएगा भाई, कट लगा हुआ है। और जो शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय था, इसी का स्थापना हुआ था। ये संस्था समग्र शिक्षा की विचारधारा पर आधारित था, जिसमें प्रकृति, संगीत, कला या फिर आध्यात्मिकता से जो प्राप्त ज्ञान को औपचारिक एकेडमिक अध्ययन के लिए एकीकृत किया गया था। आगे देखिए, पंडिता रमाबाई के नेतृत्व में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा सुधार आंदोलन चलाया गया था? सही जवाब हो जाएगा शारदा सदन। शारदा सदन पहला विकल्प यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 1889 का मामला है। ठीक है, 1889 का मामला है शारदा सदन। ये पंडिता रमाबाई के द्वारा चलाया गया था 1889 में। आगे देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी बढ़ाई गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मिलियन। विकल्प बी वाला, 10% आबादी तक कर दिया गया, जो लगभग 30 मिलियन लोग के बराबर था। आगे चलिए देखते हैं कौन सा होगा भाई। 41, भारत में ब्रिटिश रेलवे विकास का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका विकास जो हुआ था आर्थिक शोषण और सैन्य नियंत्रण के लिए किया गया था खास रूप से। विकल्प बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। हालांकि रेलवे ने कुछ सकारात्मक बदलाव भी लाए थे, लेकिन ब्रिटिश शासन के तहत उनका प्राथमिक उद्देश्य जल कल्याण के लिए नहीं था, बल्कि आर्थिक शोषण और सैन्य नियंत्रण के लिए ये लाया गया था। इसका निर्माण आंतरिक क्षेत्र में बंदरगाह तक कच्चे माल की आवाजाही को सुगम बनाना और विद्रोह को दबाने के लिए सैनिक को शीघ्रता से तैनात करने के लिए किया गया था। एक तरह से शोषणकारी रेलवे था। आगे देखिए, 1936 में गठित अखिल भारतीय किसान सभा का नेतृत्व किस नेता ने किया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा होगा भाई? सदानंद सरस्वती होना चाहिए ना। पहला विकल्प यहां पर हो जाएगा। 1936 का मामला है ये। लखनऊ अधिवेशन था कांग्रेस का। कौन सा? लखनऊ अधिवेशन 1936 का। चलिए आगे देखिए, 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय सिविल सेवा के लिए किस प्रमुख सुधार की मांग की गई? राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प डी, भारत और इंग्लैंड में एक साथ आयोजित ICS की परीक्षाएं, इसको एक साथ लेने की बात कही गई थी 1890 में। क्लियर है? अगला देखिए, चतुराईपुर निष्क्रियता की नीति और गंधमक संधि किससे संबंधित है? बहुत ही अलग तरफ का क्वेश्चन है।
तो ये चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति जो है ना, लॉर्ड जॉन लॉरेंस के द्वारा, जो भारत का वायसराय रहा था, यहां पर लिख देते हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस, ठीक है। ये भारत का गवर्नर वायसराय रहा था, कब से कब तक, 1864 से 69 तक रहा था। और इसी को ग्रेट गेम भी कहा था, ठीक है। इसी को ना ग्रेट गेम के नाम से भी जाना जाता है, गंदबक संधि भी जाना जाता है। तो अफगानिस्तान सीमा नीति के संदर्भ में तैयार किया गया था। तो विकल्प डी हो जाएगा, आंग्ल अफगान हो जाएगा, ठीक है, विकल्प डी वाला, आंग्ल अफगान। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत विलय किए गए राज्यों के कालानुक्रमिक क्रम को सही ढंग से दर्शाता है? ये क्रम कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा सतारा, जैतपुर, झांसी और नागपुर। ये अलग अलग समय में हुआ था। सतारा का मामला 1848 में हुआ था, उसके बाद जैतपुर 1849। व्हाट्सएप सेशन में कल के परसों के सेशन में करवाया गया है, मैंने करवाया था कि कहां कहां डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हुआ था, मैंने बताया भी था सारे बच्चों को, ये क्वेश्चन बनता है। और यहीं से जो लैप्स हो जाता है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति आती है, हड़प नीति जो आती है अंग्रेजों की, यहीं से आता है 1857 का मामला, जब 1854 में जाकर के झांसी, नागपुर और उदयपुर जैसे क्षेत्र को इसमें मिला लिया गया था, ठीक है। झांसी का मामला भी आया था, 1853 माना जाता है, लेकिन 1853 नहीं, 54 लिखिए, और नागपुर का 1854 ही होगा। नागपुर का कहीं यहां पर होता है 1854 ही होगा। और एक जगह है उदयपुर, उदयपुर का कहीं कहीं 1852 मिलेगा आपको, लेकिन ये भी 1854 में ही हुआ था। अंग्रेज सारे जगहों को विलय कर लिया था एक झटके में, यहाँ 4-5 साल के अंतराल में सारे लोग में यहाँ पर विद्रोह की भावना जग गई थी। फिर आता है 1857 की क्रांति वाला मामला, यहीं से जाकर के स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक है। ये विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। स्कंदगुप्त के बाद शासकों को निम्नलिखित विशेषताओं के लिए जाना जाता है, कौन सा था? तो ये स्कंदगुप्त 455 से 467 याद होगा आप सभी को, 455 से 467। यहां पर ना ईयर आप लोग को रिमेंबर करवा देते हैं, हो सकता है याद नहीं रहेगा, इस भी होगा, सॉरी। हूण का विरुद्ध हुआ था गुप्त साम्राज्य की रक्षा करने के लिए, तो विकल्प सी होगा, कमजोर नियंत्रण और विखंडन। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद निम्नलिखित में से कौन से राजवंश उभरे थे? तो इसके बाद जो राजवंश आया था, ये पुष्यभूति वंश आया था, विकल्प सी हो जाएगा। हर्षवर्धन 606 से 647, पुष्यवंती, थानेसर सत्ता में आया था, थानेसर राजधानी बना था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? बउआ वाला प्रश्न है, 57 ईसा पूर्व, ठीक है। हिंदू पंचांग प्रणाली है जिसका व्यापक रूप से भारत और नेपाल में यूज होता है। कहां कहां होता है? इंडिया प्लस नेपाल दोनों जगह होता है विक्रम संवत का यूज। चलिए आगे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो रवि कीर्ति के बारे में कहा जाता है, ये जो दरबारी कवि थे पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। एहोल शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है, और ये शिलालेख जो है ना 634 से लेकर के 635 ईस्वी का है, ठीक। नायक प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नायक प्रणाली जो हुआ करता था ना, विद्रोह को रोकने के लिए नायकों का समय समय पर स्थानांतरण किया जाने प्रणाली जो होता था, यही नायक प्रणाली कहलाता था। विकल्प सी हो जाएगा, ठीक है। चोल वंश ने वेंगी और तुंगभद्रा दोआब जैसे क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए किस राजवंश, जिसे उत्तरवर्ती चालुक्य वंश के नाम से जाना जाता है, इसके साथ लगातार युद्ध किया था? ये युद्ध जो कंटिन्यू हुआ था ना, ये कंटिन्यू युद्ध हुआ था, ये इसके साथ कल्याणी के चालुक्य के साथ हुआ था, जो पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। कल्याणी के चालुक्य को ना पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी एग्जाम में दे देगा ये, तो कंफ्यूज ना होना आप लोग। जो 10th से 12th सेंचुरी के बीच हुआ था, दक्कन का क्षेत्र एक प्रमुख राजवंश था, राजधानी कल्याणी था, जो आधुनिक कर्नाटक का बस कल्याण है। बसव कल्याण जो वर्तमान में क्षेत्र है, यही कल्याण का क्षेत्र जो है चालुक्यों की राजधानी हुआ करती थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था? ये भी मैंने व्हाट्सएप सेशन में करवाया है, हाल ही में करवाया है। इनका नाम था गुरु तेग बहादुर, 1621 से 1675। ये सिख के 9वें गुरु थे, और 1675 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा उन्हें क्या दे दी गई? फांसी दे दिया गया था। किनको फांसी दिया गया? गुरु तेग बहादुर को। किसके द्वारा? औरंगजेब ने फांसी दे दिया। चलिए आगे देखिए, 53, दिल्ली सल्तनत के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा विभाग मुख्य रूप से सल्तनत के आधिकारिक अभिलेख और पत्राचार के रखरखाव के लिए उत्तरदायी था? ये कौन सा था? तो ये था दीवान ए इंसा, विकल्प बी वाला। ये फरमान जो शाही आदेश, संधि और पत्र जैसे कई आधिकारिक संचार का मसौदा होता था और रिकॉर्ड करने के लिए भेजा जाता था, और इसका जो प्रमुख होता था दबीर ए खास या दबीर के नाम से जाना जाता था। मैं यहां पर लिख देता हूं, दबीर ए खास, दबीर ए खास ये भी होता था, या दबीर भी कह लो, दोनों नाम से जाना जाता था। आगे देखिए,
वायुमंडल के किस परत में ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण के अवशोषण के कारण ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है? ये होगा समताप मंडल में। विकल्प बी वाला राइट आंसर होगा। 12 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है समताप मंडल। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए उत्तरदायी है जिससे आकाश नीला दिखाई देता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प ए क्षोभ मंडल। ठीक है, लगभग 12 किलोमीटर तक फैला है ना क्षोभ मंडल, ये भी ध्यान रखना आप सभी को। और ये क्षेत्र है जहां पर मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है। औसतन तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ऊंचाई बढ़ेगा तब। ठीक है, हाइट जैसे बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट पर प्रत्यक्ष रूप से डिपेंड करता है? ये हो जाएगा एल्युमिनियम का उद्योग हो जाएगा। बॉक्साइट Al2O3 × 2H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है, आप सभी को ध्यान रखना है। Al2 होगा ना, Al2। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। काराजास लौह खदान जो दुनिया की सबसे बड़ी खदानों में से एक है स्थित है। ये कहां पर स्थित है काराजास की खदान? काराजास की खदान जो होगी ये ब्राजील में होगी। विकल्प भी यहां पर सही जवाब है। आगे देखिए, जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल जनसंख्या वृद्धि को निम्न में संदर्भ में समझाता है। किस संदर्भ में समझाता है ये? तो ये चीज तो जान लीजिए, 4 से 5 चरण होता है। पहला चरण में उच्च जन्म होता है, मृत्यु दर होता है जिसको स्थिर जनसंख्या कहा जाता है। दूसरे से तीसरे चरण में क्या होता है? मृत्यु दर में कमी आ जाती है जिससे जनसंख्या में वृद्धि होगी। और चौथे चरण में आकर के जन्म दर में गिरावट आएगा और जनसंख्या क्या होगी? स्थिर हो जाएगी। तो यहाँ पर विकल्प भी हो जाएगा समय के साथ जन्म दर और मृत्यु दर। यहाँ पर मैं लिख दूं तो बेहतर होगा। जो फर्स्ट चरण होता है ना, यहाँ पर 1 बाय 1 लिखते हैं। पहला चरण में क्या होगा? उच्च होगा क्या? जन्म दर उच्च होगा और मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होगा तो क्या होगा? स्थिर जनसंख्या रहेगा, जनसंख्या स्थिर रहेगा। दूसरा और तीसरा कंडीशन जाएगा, दूसरा से तीसरा चरण, ये पहला चरण था। अब दूसरा से तीसरा चरण एक ही बार में देखेंगे। क्या होगा? मृत्यु दर में कमी। लिख लीजिएगा आप लोग, मृत्यु दर में कमी आएगी। मृत्यु दर में कमी आएगी तो क्या होगी? लोग मरेगा ही नहीं तो क्या होगा? जनसंख्या दर में वृद्धि होगा। जनसंख्या दर में वृद्धि लिख लीजिए आप लोग। और अब आएगा 1 2 3 हो गया। चौथे चरण में क्या होगा? जन्म दर में गिरावट, जन्म दर में कमी या गिरावट लिख लीजिए। अगर बच्चों का जन्म नहीं होगा क्या होगा? जनसंख्या स्थिर रहेगा। ठीक ठीक, जनसंख्या स्थिर। ये तीनों कंडीशन आप लोग लिख लीजिएगा। तो समय के साथ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों यहां पर समझाता है क्या? जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल। आगे देखिए, भारत ने लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने के लिए काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड का गठन किया। काबिल एक सहयोगात्मक उद्यम है। किसका उद्यम है ये? तो राइट आंसर हो जाएगा ये ONGC सेल और कोल इंडिया का है मामला। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर काबिल नालको का मामला जो आएगा, नालको का 51% हो जाएगा, HCL का इसमें भागीदारी 30% और MECL का मामला यहाँ पर 19% का रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। और ये गठन कब हुआ था? 2019 में। क्लियर? शुद्ध शून्य उत्सर्जन का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? शुद्ध शून्य उत्सर्जन, तो ये एक ऐसा देश जो अपने हानिकारक उत्सर्जन से शून्य तक कम करेगा ना बाबा। किसी देश में उत्सर्जन की भरपाई हरित परियोजना, ये तो पहले ही गलत हो गया। आगे देखते हैं। और कार्बन निष्कासन द्वारा उत्सर्जन को संतुलित किया जा सकता है। हाँ सही है ये। ग्रीन हाउस गैस और लोगों की ऊर्जा आवश्यकता के बीच समग्र संतुलन कहां से बैठाएगा? ये तो गलत हो गया। एक ही सही होता है यहाँ पर, विकल्प सी, कार्बन निष्कासन द्वारा उत्सर्जन को संतुलित किया जा सकता है। अर्थशास्त्र में तरलता जाल से तात्पर्य ऐसी स्थिति से होता है जहां पर क्या होगा? ये मामला बहुत आसान है। ब्याज दर कम होगा तो मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाएगा और लोग निवेश या खर्च करने के बजाय क्या करेंगे? नकदी जमा करेंगे। बैंक अकाउंट वहां पर फुल रहेगा लोगों का। तो विकल्प सी वाला होना चाहिए, ब्याज दर कम होगा। RBI द्वारा शुरू की गई बाह्य बेंचमार्क उधार EBLR निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? EBLR का मामला जब भी आएगा ना, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, रेपो दर या कोई अन्य बाहरी बेंचमार्क आएगा तभी आएगा, तो रेपो रेट से संबंधित होगा। विकल्प सी। GST निम्नलिखित सिद्धांतों पर लगाया जाता है। कहां पर लगाया जाएगा GST? GST जब भी लगेगा तो गंतव्य आधारित कराधान होगा, वहां पर लगाया जाएगा। जो कर संग्रह वस्तु सेवा का उपभोग स्थल होगा, न कि उसके उत्पादन स्थल पर। क्लियर है? GST जो होता है वस्तु सेवा कर नाम से जानते हैं। कब लागू हुआ था? तो GST के बारे में एक जान लीजिए, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और 101वां संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। कौन? 101
आर्टिकल की बात कही जाए तो कौन कौन सा आर्टिकल इसमें आएगा, 246A आर्टिकल, और दूसरा आर्टिकल आएगा 279A। 246A में क्या होगा, जीएसटी कानून बनाने की शक्ति होगा इसमें, और 279A में जीएसटी परिषद स्थापित किया गया था। ये दोनों आर्टिकल भी आपको ध्यान रखना है, पॉलिटी से कनेक्ट कर लेके देख लीजिएगा आप लोग। विकल्प कौन सा होगा, गंतव्य आधारित कराधान, विकल्प बी राइट आंसर हो गया इसका। चलो बाबा आगे देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 की चर्चाओं में संदर्भित हालिया व्यापार आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 अप्रैल 2024 से मार्च 2025 में भारत से शीर्ष निर्यात कृषि उत्पाद कौन सा था, ये बताइए कौन सा था, बता सकते हैं आप लोग। तो ये मामला होगा किसका, चावल का हो जाएगा। साथियों अभी एक मामला आ रहा है अमेरिका से जिस पर 25% टैरिफ था, और कुछ चीजें ऐसी भी थी जिस पर 18% टैरिफ लगा करके भारत को जो क्रूड ऑयल था खरीदने को कहा था अमेरिका ने। अभी वहां पर एक कुछ मामला चल रहा है, कुछ आइलैंड वाला मामला चल रहा है जहां पर कुछ गलत बच्चों का तस्करी होता था उस आइलैंड पर। 2009 का मामला था, 2019 में केस ओपन हुआ, फिर जाकर के ट्रंप बाबा भी उसमें फंसे हैं, साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी को भी फंसाया जा रहा है। ये मामला भी बहुत गरमाया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद योजना को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इस मंत्रालय का नाम हो जाएगा, क्या नाम है इसका, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विकल्प डी, यही होगा ना, विकल्प डी वाला होगा। अगला देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुसार फोन कॉल टैपिंग संविधान के अनुच्छेद डैश में दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। जो फोन रिकॉर्डिंग होता है ना, ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में टेलीफोन टैप करना भी निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है, और गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग होता है। न्यायालय ने यह स्वीकार कर लिया है कि निजता निरपेक्ष नहीं होता है, बल्कि उसका उल्लंघन करने वाली कोई भी कार्रवाई कानून द्वारा अनिवार्य होगी, आवश्यक और प्रतिक्रियात्मक रूप से निष्पक्ष होगी, न्यायसंगत होगी, और उचित कार्रवाई इस पर की जाएगी। ये आर्टिकल 21 का होगा। अगर आप किसी का कॉल रिकॉर्डिंग करते हो तो आर्टिकल 21 के तहत ये कानूनन अपराध होगा, मौलिक अधिकार का हनन होता है, ठीक। चलिए आगे देखिए, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार के साथ असंगत या उन्हें कम करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आर्टिकल सी, सॉरी आर्टिकल सी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। अनुच्छेद 13 में यह वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकार से संबंधित कानून की न्यायिक समीक्षा का आधार होता है, और घोषणा करता है कि सभी कानून, वैसा कानून जो मौलिक अधिकार के विपरीत होंगे, उनका उल्लंघन करते हो, वो अमान्य माने जाएंगे। यह वही अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को भी असंवैधानिक कानून को अमान्य घोषित करने का अधिकार देता है। इसको स्टार लगा लेना, ट्रिपल स्टार। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायत व्यवस्था प्रचलित है। ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। 1992 में जब आया था 73वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आया था, 1992 का प्रावधान है, जहां पर पंचायत का स्थापना अनिवार्य हो गया था। फिर नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य पर लागू नहीं होता है यहाँ पर। और आर्टिकल 243M, हालांकि यह अधिनियम अरुणाचल प्रदेश पर लागू होता है। राज्य ने बाद में पंचायती प्रणाली को लागू करने के लिए कानून भी पारित कर दिया था इसी के तहत। इन सब पर लागू नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश नोट कीजिए। आगे देखिए, डैश चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा पालन किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का एक समूह होगा। ये कौन सा समूह होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर विकल्प डी, आदर्श आचार संहिता, सीआई द्वारा जारी होता है। चलिए आगे देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत का भाग बनने वाला पहला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा था। आफ्टर फ्रीडम पूछा जा रहा है, तो ये बना था दादरा और नागर हवेली, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। स्वतंत्रता के बाद कानूनी तौर पर भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 1954 ईस्वी में स्थानीय समूह द्वारा पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया, और 1961 में जब हुआ था ना 10वां संविधान संशोधन, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1961 में, इसके द्वारा ही अधिनियम औपचारिक रूप से भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। गोवा पुदुचेरी को 1961-62 में, गोवा जो आया था 1961 में, ठीक है, पुदुचेरी आया था 1962 में। इसको एकीकृत रूप से यहाँ पर शामिल किया गया। आगे देखिए, मुर्शिदाबाद से मुंगेर को राजधानी के रूप में स्थानांतरित किया गया था। किसने स्थानांतरित किया था, ये मीर कासिम था। यहाँ पर किला भी इसका, जिसका गुफा का आज तक नहीं पता चला है, एंट्री मारेंगे तो निकलेगा काम। ये मुंगेर में ही है। जब आ जाओगे आप मुंगेर, तो पुल पार करोगे ना, मुंगेर वाला जो नया पुल बना है, उसके बाद ही ये पहाड़ी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मीर कासिम
60 से लेकर के 1763 तक बंगाल का नवाब था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन से नवाब बनाया गया था। व्यापारिक मुद्दों पर कंपनी के साथ उनका जल्द ही विवाद शुरू हो जाता है, क्योंकि कंपनी ने कासिम द्वारा अपने माल पर जो आयात होता था और निर्यात शुल्क लगाने के प्रयास पर आपत्ति जता दी थी। इसने आयात और निर्यात दोनों पर टैक्स लगा दिया था। कासिम और कंपनी के बीच संबंध धीरे धीरे बिगड़ता गया और अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से, अभी वर्तमान में जो मुंगेर का क्षेत्र है, मुंगेर ट्रांसफर कर लिया था और एक सेना भी खड़ी कर दिया था, जहां पर टैक्स जो था सुव्यवस्थित करके अपने सैनिक को वित्त पोषित करता था। यहीं से टैक्स लेता था अंग्रेजों से। एक चीज बताइएगा, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने ट्रांसफर किएगा? कंफर्म करके कमेंट करना आप लोग। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है अनुग्रह नारायण सिंह जी को। उन्होंने भारतीय राज्य बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री और ये वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला जीआई टैग उत्पाद कलाकृति है? जीआई टैग इसमें से किसको किसको मिला है? तो भाई यहाँ पर मिथिला मखाना को मिल चुका है जीआई टैग, ये चीज ध्यान रखना है। जहां पर पहला मिला है इसको 2007 में मिला है, ठीक है। एक है मधुबनी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला को 2007 में मिला था। क्लियर है? सबसे पहले इसी को मिला था। आगे देखिए, उत्पाद एक कलाकृति है, यहां पर इसका जवाब विकल्प बी होना चाहिए। इसका देखते हैं ना, विकल्प बी ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका ना कूट होगा, शायद कूट नहीं दिया गया है। चलिए कोई नहीं, विकल्प बी मधुबनी चित्रकला ही होगा, बाकी सबको मिल चुका है। विद्यापति दरबारी कवि थे, किसके दरबारी कवि थे विद्यापति? विद्यापति दरबारी कवि थे शिव सिंह के, ठीक है। संस्कृत के लेखक थे, एक मैथिली कवि थे। मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है इनको, मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है विद्यापति को। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का रामसर स्थल नहीं है? नहीं को कोड कीजिए, बताइए इसमें से रामसर साइट्स बिहार का नहीं होगा, तो ये हो जाएगा अनुपम झील जो है बिहार का रामसर साइट नहीं है। जनवरी 2026 तक का मामला जो है, जनवरी 2026 अभी लेटेस्ट, बिहार में अंतरराष्ट्रीय महत्व के 6 रामसर साइट हैं। पहला तो हो जाएगा कांवर झील, यहाँ पर दिया गया है, जो कि कांवर ताल के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार के बेगूसराय जिला में। दूसरा होगा नकटी पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक, दूसरा ये हो गया। तीसरा हो गया नागी, नागी 3 तो हो गया। अब और कौन कौन सा है? 3, 6 बताया ना मैंने। अब चौथा लिख लीजिएगा आप लोग, गोकुल जलाशय, गोकुल जलाशय ये भी रामसर साइट में गिनती आता है। 5वां भी लिख लेना आप लोग, उदयपुर झील, उदयपुर झील। और यहां पर 6ठा यहां लिख दूं, चलिए यहीं पे लिख देता है, गोगाबिल झील, जो हाल फिलहाल में इसको जोड़ा गया था। गोगबिल या गोगाबिल झील, ये हाल फिलहाल का मामला है। क्लियर है? और एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी की ऑक्सबो झील जो गोखुर झील है, कांवर झील को 2020 में पहली बार नामित किया गया था। कब? 2020 में। ऑक्सबो झील सबसे बड़े मीठे पानी की झील है ये बिहार का। थारू जनजाति मुख्यतः बिहार के किस जिले में पाई जाती है? थारू जनजाति की बात कही जाए तो बिहार का जो पश्चिम चंपारण का जिला है, ठीक है, यहां पर हो जाएगा, जो दक्षिणी नेपाल और उत्तरी भारत के तराई क्षेत्र में रहने वाले एक जातीय समूह होते हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा बांध सोन नदी पर अवस्थित है? सोन नदी पर बना बांध, इसका नाम है, ये सारे हो जाएंगे, यहाँ पर एक से अधिक होना चाहिए। जो इंद्रपुरी बैराज है, जिसको सोन बैराज के नाम से भी जाना जाता है, कौन सा? सोन बैराज के नाम से भी जाना जाता है, बिहार का रोहतास जिला में है ये तो क्लियर है। इंद्रपुरी बैराज ये लगभग कितना 1407 है ना, 1407 मीटर इसकी हाइट है। फीट में अगर बात कही जाए तो 4616 फीट हो जाएगा इसकी हाइट। क्लियर है? और विश्व का बात किया जाए तो विश्व में सबसे लंबा बैराज है, विश्व का भी सबसे लंबा बैराज हो जाएगा। और इसमें बाण सागर या इसको बाण सागर बांध, ये मध्य प्रदेश का हो जाएगा। गंगा बेसिन में स्थित है, सोन नदी पर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसकी ऊंचाई सिंचाई जो होती है ना, 435 मेगावाट यहाँ पर बिजली उत्पादन होता है। MW लिख लीजिए। ये दोनों होगा तो एक से अधिक होना चाहिए, यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा, ए और बी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कुणिक के नाम से जाना जाता है? कुणिक के नाम से जाना जाता है विकल्प पे अजात शत्रु को। पहला विकल्प राइट हो जाएगा। कुणिक के बारे में मैंने भी व्हाट्सएप सेशन में करवाया था हाल फिलहाल में। शेरशाह सूरी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस किले में बारूद के आकस्मिक विस्फोट से हुई थी? ये चीज मैंने विस्तार से बताया था। ये मामला था कलिंजर का अभियान था 1543 में। कलिंजर की घेराबंदी शुरू होती है,
22 मई 1545 का डेट था। कलिंजर किले की घेराबंदी के दौरान यहाँ पर इसकी डेथ हो जाती है। ठीक, 43 में घेराबंदी होता है और 45 में इसकी डेथ हो जाती है। किसकी? शेरशाह सूरी की। बीसीसीआई ने किस कंपनी को टीम इंडिया के, चलिए लाइट यहां पर डाउन हुआ था। बीसीसीआई ने किस कंपनी को टीम इंडिया के सभी प्रारूपों के लिए मुख्य प्रायोजक के रूप में घोषित किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? विकल्प सी, अपोलो टायर्स हो जाएगा आसान सा जवाब। लद्दाख भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग मुख्य रूप से किस कारण से कर रहा है? इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका मेन रीजन जो है ना, ये हो जाएगा विकल्प बी वाला, अपनी मुख्यतः आदिवासी आबादी के लिए संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। चलिए आगे देखिए, भारत ने 2025 में फाइनल में किस टीम को हराकर अपना पहला आईसीसी महिला वनडे विश्व कप खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, दक्षिण अफ्रीका। साथियों अभी T20 विश्व कप हो रहा है, ठीक है, T20 इंडिया में ही हो रहा है और अप्रैल में आपका एग्जाम होना है, अप्रैल से स्टार्ट होगा, तब तक T20 वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना इस पर, कौन सी टीम क्या करती है, किसको मैन ऑफ द सीरीज मिलता है, कौन टीम जीतती है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे, 100% बनेंगे। T20 विश्व कप खास करके इंडिया में हो रहा है तो क्वेश्चन एक आएगा। फाइनली एक चीज क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए यहां से आप लोग, किस राज्य सरकार ने, और ये ना एक चीज और जान लीजिएगा, अंडर 19 विश्व कप भारत ने जीता था, जिसमें बिहार के वैभव सूर्यवंशी के बारे में पूछा जाएगा, जिन्होंने 80 बॉल में 175 रन की शानदार पारी खेली थी, जिसमें 15 छक्के लगाए थे इन्होंने और 15 चौके लगाए थे। वैभव सूर्यवंशी के बारे में ये पूछा जा सकता है क्योंकि बिहार से है, ये समस्तीपुर जिला से। किस राज्य ने लंबित मामलों में निपटारे के तेजी लाने और न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट FTCs बनाने की घोषणा की है? ये घोषणा किया गया है कहां पर? अपने बिहार में। विकल्प सी हो जाएगा। आगे देखिए, लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने हाल ही में उस भारतीय मुख्यमंत्री को सम्मानित किया जिसने 10 बार पद की शपथ लेने वाला पहला मुख्यमंत्री। भाई ये तो एक ही बार में लगा लो आप, नीतीश कुमार जी को, ठीक है, पहला बिहार के मुख्यमंत्री 10वीं बार शपथ लिए, गिनीज बुक में नाम छप गया इनका। 2025 में हुए घातक भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन के बाद अंतरिम नेता के रूप में नियुक्त होने के बाद नेपाल की पहली प्रधानमंत्री कौन बनी है? चलिए, नेपाल की पहली प्रधानमंत्री, और इनका नाम है क्या? सुशीला कार्की। विकल्प सी। विश्व का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू हाल ही में किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? लाइव इंटरव्यू वाला मामला जो है ये हुआ था पलाऊ में। विकल्प ए। पाकिस्तान ने हाल ही में एक रक्षा समझौता किया है जिसके तहत एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। इस समझौते में पाकिस्तान का साझेदार देश कौन सा होगा? यहाँ पर साफ साफ अब देख के ही बता सकते हैं कि सऊदी अरब होगा। विकल्प डी राइट आंसर होगा। हाल फिलहाल में बाबू साहब पाकिस्तान ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप खेलिए, हम श्रीलंका भी नहीं जाएंगे, भारत के साथ T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, क्योंकि जैसा अभी ICC के चेयरमैन है तो उनको बदनाम करने की पूरी कोशिश करता है ये भिखमंगा पाकिस्तान, ठीक है। तो इनकी कोई हैसियत है नहीं, कोई औकात है नहीं, फिर वही करता है, फिर वही थूक चाटता है, थूक चाट करके फिर आएगा खेलने के लिए। लाज शर्म नाम की चीज नहीं है इन पाकिस्तान वालों के पास। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश को मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त प्रमाणित किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? विकल्प बी हो जाएगा, केन्या। जुलाई 2025 में एलन मस्क ने संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक दल की शुरुआत पार्टी का नाम क्या है? इनकी पार्टी का नाम अमेरिका पार्टी हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए यहां पर दिया है नहीं, चल भैया दिया हुआ है, विकल्प डी अमेरिका पार्टी। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS 2025 का 12वां संस्करण हाल ही में कहां आयोजित किया गया था? इसका आयोजन जो हुआ था दुबई में हुआ था। विकल्प बी राइट आंसर होगा। 700 से अधिक वैश्विक नेताओं ने इसमें भाग लिया था। विश्व आर्थिक मंच ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के अनुसार लैंगिक समानता में भारत का स्थान क्या रहा है? इसमें लैंगिक जो जेंडर गैप है ना, WEF द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, इसका स्कोर ना लैंगिक समानता के नाम पर भारत 148 देश में 131वें स्थान पर रहा था और इसका स्कोर रहा था 64.1 भारत का। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय कार्यालय और उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा ना, सॉरी ए हो जाना चाहिए, दुबई में। और CBSE ने अभी हाल फिलहाल में इंटर वाला जो एग्जाम चल रहा है, इन्होंने बताया लगभग कुछ बच्चों, जितने भी बच्चे इसके एग्जाम देंगे और मैट्रिक वाले बच्चे, सबका कॉपी स्कैन करके लगभग 32 करोड़ पेज जो होंगे, जो एग्जाम देंगे बच्चे, इनको स्कैन करके डिजिटल कॉपी चेक होगा, जैसे UPSC करता है, जैसे BPSC करता है, फिर उसको अपलोड करेंगे, कौन सा बच्चा कितना नंबर आया और कैसे नंबर आया, कहां पर उसका नंबर कट रहा है, ये पहली बार CBSE करने वाला है। हो सकता है स्कैन कॉपी के मामले में पूछ दिया जाए तो आप लोग टिक कर लेना CBSE।
निम्नलिखित में से किस देश ने संविधान सुधार आयोग ने हाल ही में राज्य के सिद्धांतों से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद को हटाने का प्रस्ताव रखा है? ये बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने 1 जनवरी 2025 को बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ये बाबू साहेब कौन से हैं बुर्का पर प्रतिबंध लगाने वाले? स्विट्जरलैंड है। नीतीश कुमार की समृद्ध यात्रा जनवरी 2026 में कब प्रारंभ होने वाली थी? समृद्ध यात्रा के बारे में पूछा जा रहा है नीतीश कुमार जी के बारे में। 16 जनवरी 2026 को स्टार्ट होने वाली थी। ठीक, कहां से? पश्चिम चंपारण से। जगह भी फिक्स कर लिया था इन्होंने, पश्चिम चंपारण का। हालिया खबरों के अनुसार बिहार सरकार नए भूकंपीय वेधशालाओं की स्थापना करके भूकंप निगरानी को मजबूत करने की योजना बना रही है। बिहार में कितने नए वेधशाला स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? प्रस्तावित हैं। ये टोटल वेधशालाओं की संख्या जो है कितने? टोटल 6 हो जाएंगे, विकल्प बी। आईएसएफआर 2023 के अनुसार आईएसएफआर 2021 तुलना में बिहार के वन क्षेत्र में लगभग कितनी वृद्धि हुई है? टोटल वृद्धि माना गया है 151.66 वर्ग किलोमीटर, विकल्प बी राइट आंसर हो गया इसका। चलिए आगे देखिए, बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? ये लंबा क्वेश्चन आ गया है, यहां पर देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, यह भारत में खेल के क्षेत्र में प्रतिभाओं की खोज की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, सही है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में किया, यह भी सही है। इस प्रतियोगिता में केवल सरकारी स्कूल के छात्र ही भाग ले सकते हैं, ये गलत दिया गया है कथन है। ठीक है, क्योंकि इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय से और लेकिन स्कूल प्रणाली के बाहर के छात्र इसमें भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य 2028 के ओलंपिक के लिए संभावित एथलीटों की पहचान करना है, यह भी गलत दिया गया कथन। इसमें ना विशेष रूप से 2032 का मामला जो आएगा, 2032 एंड 36 के एथलीट्स जो होंगे उनको पहचान करना है, ना कि 28 के। ये गलत हो गया, पहला दूसरा सही है, यहाँ पर केवल 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलिए आज के टेस्ट का आखिरी प्रश्न है, बिहार के बजट 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का अनुमानित राजस्व अधिशेष कितना है? इसका राइट आंसर क्या आएगा बताइए? ये टोटल है ना 8,831 करोड़, जो सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का 0.8% हो जाएगा, विकल्प ए राइट आंसर हो गया। साथियों अब आपको ये चीज बताना है, मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आपके? अगर इस टेस्ट में 75 प्लस सही नहीं हो रहा, सेफ जोन में नहीं है, तैयारी को अच्छे से कीजिए, क्योंकि इसका लेवल नहीं था उतना इस क्वेश्चन पेपर का, यहाँ पर फुल टॉस क्वेश्चन अधिक थे। तो मिलते हैं अगले टेस्ट में। सारे लोग सब्सक्राइब कर लिए हो तो कोई बात नहीं, नहीं किए हो तो अगला टेस्ट तभी मिलेगा आपको, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आप समय से देख भी पाओगे। जो बच्चे बीएड करना चाहते हैं, फिर से रिमेंबर करवा दे रहे हैं आप लोग को, बीएड करने के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा 8676934039। 60,000 में बीएड होगा यूपी से, 10 फरवरी से स्टार्ट हो गया है फॉर्म फिल होना, जाकर के फॉर्म फिल कीजिए और हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। मिलते हैं अगले टेस्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद।